सोचिए आप अपने परिवार के साथ पहाड़ों की वादियों में छुट्टी मना रहे हो। हवा में ठंडक हो, आसमान साफ हो और चारों तरफ सिर्फ सुकून हो। लेकिन तभी एकाएक गोलियों की आवाज गूंजती है और कुछ ही पलों में आपका सपना एक भयानक ख्वाब में बदल जाता है। ये कहानी है उन बेगुनाह लोगों की जो सिर्फ कुछ दिन चैन से जीना चाहते थे, लेकिन आतंक के साए ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हम आपको बता रहे हैं पहलगाम के उस खूनी दोपहर में उन लोगों की आप बीती जो इस आतंकवादी घटना का शिकार हुए। इस हमले में सिर्फ गोलियों से सिर्फ जिस्म ही नहीं छलनी हुआ, बल्कि टूट गए परिवार, बिखर गई जिंदगियां और रह गया सिर्फ एक सवाल, आखिर ये कब रुकेगा। 22 अप्रैल 2025 जब महाराष्ट्र के पुणे से एक व्यवसायी संतोष जगदाले अपने परिवार के साथ जम्मू कश्मीर की वादियों में घूमने आए थे। उनके साथ उनकी पत्नी, बेटी अवसारी और कुछ रिश्तेदार भी थे। बसरैन घाटी की खूबसूरत वादियों में जब सब कुछ शांत लग रहा था, तभी मौत पहाड़ियों से उतरती हुई आई। असावरी जगदाले, जो इस मामले की चश्मदीद गवाह हैं, उन्होंने बताया कि दोपहर के लगभग 3:30 बजे अचानक उन्होंने गोलियों की आवाज़ सुनी। शुरुआत में उन्हें लगा कि ये फायरिंग सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हो रही है, लेकिन कुछ ही पलों में सच्चाई उनके सामने खौफ बनकर खड़ी हो गई। कुछ लोग जो दिखने में पुलिसकर्मियों जैसे लग रहे थे, दरअसल आतंकवादी थे। वो पहाड़ियों से नीचे उतरकर सीधे पर्यटकों के टेंट्स की ओर बढ़ने लगे। असावरी और बाकी लोगों ने जैसे तैसे पास के एक टेंट में छुपने की कोशिश की, लेकिन मौत ने उन्हें वहां ढूंढ लिया। आतंकियों का एक ग्रुप सबसे पहले पास वाले टेंट में घुसा और वहां गोलीबारी शुरू कर दी। उसके बाद अवसारी के टेंट में आए। आतंकियों ने संतोष जगदेलो को उनके टेंट से बाहर आने को कहा। उन्होंने बोला, चौधरी बाहर आ जा। संतोष बाहर आए और फिर जो हुआ वह इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। आतंकियों ने उनसे प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक होने का सवाल किया। उन्होंने कहा, तुम जैसे लोग कहते हो कि हम निर्दोषों को मारते हैं, अब हम तुझे दिखाते हैं। उन्होंने संतोष से एक कुरान की आयत पढ़ने को कहा, लेकिन संतोष जो एक हिंदू थे, स्वाभाविक रूप से आयत नहीं पढ़ पाया और बस यही उनका गुनाह था जो काफ़ी था। आतंकियों ने उन्हें 3 गोलियां मारी, एक सिर में, एक कान के पीछे और एक पीठ में। वहीं संतोष के भाई यानी असावरी के चाचा को भी गोलियां मारी गई। ये सब असावरी की आंखों के सामने हुआ। वो चीख नहीं सकी, सिर्फ कांपती रही, क्योंकि वो जानती थी कि आवाज़ की कीमत जान से चुकानी पड़ेगी। असावरी ने बताया कि हमले के वक्त वहाँ कोई पुलिस या सेना मौजूद नहीं थी। करीब 20 मिनट बाद सुरक्षा बल पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसी हमले में कर्नाटक से आई एक और महिला पल्लवी ने अपने पति मंजूनाथ राव को खो दिया। पल्लवी, उनके पति और उनका बेटा कुछ दिन की छुट्टी पर थे। दोपहर के वक्त अचानक गोलियों की बौछार के बीच उन्होंने देखा कि उनका पति जमीन पर गिर पड़ा। उन्होंने चीखते हुए आतंकियों से कहा, अब मैं यहाँ क्या करूँगी, मुझे भी मार दो। लेकिन एक आतंकी ने जवाब दिया, जा, तुझे जिंदा छोड़ता हूँ, जाकर मोदी को बता देना। इस एक वाक्य ने पल्लवी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इस हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय कुमार की कहानी भी कुछ ऐसी है, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। विनय की शादी कुछ ही दिन पहले हुई थी और वह अपनी पत्नी हिमांशी के साथ कश्मीर घूमने आए थे। जब हमला हुआ, विनय अपनी पत्नी के साथ ही थे। आतंकियों ने उन्हें पहचान कर गोली मार दी, लेकिन हिमांशी को छोड़ दिया गया। विनय, जो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, अब सिर्फ एक तस्वीर में ही रह गया है। अब सवाल खड़ा होता है, कहाँ है वो सारी एजेंसियां जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी? क्या कर रहा था रक्षा मंत्रालय? निश्चित तौर पर यह खुफिया विफलता है। बैसरन घाटी, जहां 2000 पर्यटक इकट्ठा हों और कुछ लोग हाथों में हथियार लेकर घुस आते हैं और नाम पूछकर और पहचान देख देख कर सबको गोली मारते हैं, ये निश्चित तौर पर फेलियर है सुरक्षा एजेंसियों की। हमले के बाद सुरक्षा बलों के पहुंचने में लगभग 20 मिनट का समय लगा, जिससे पता चलता है कश्मीर घाटी जैसी जगहों पर सुरक्षा के नाम पर कैसे मजाक हो रहा था। ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की पर्याप्त तैनाती भी नहीं थी, जिससे आतंकियों को हमला करने का अवसर मिला। कश्मीर में सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, विशेष अभियान समूह एसओजी और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड पर थी। अगर किसी ने भी सही से जिम्मेदारी निभाई होती तो शायद इतना बड़ा हमला नहीं हुआ होता। देखिए, प्रधानमंत्री पर
पर किसी आतंकी हमले में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री और एजेंसियों का फेलियर कहना संवेदनशीलता होती है, लेकिन लोकतंत्र में हर नागरिक को सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, खासकर जब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दे सामने आते हैं। तब इस हमले के संदर्भ में यदि प्रधानमंत्री के नेतृत्व की विफलता कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से ही राष्ट्रीय सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताया है, लेकिन अगर इतने सालों के बाद भी आतंकी पर्यटक क्षेत्रों तक पहुंचकर निहत्थे और मासूम नागरिकों को मार देते हैं तो यह सरकार की सुरक्षा नीति पर सवाल खड़ा करता है। प्रश्न तो उठता है कि क्या आतंकियों की घुसपैठ और स्थानीय समर्थन को रोकने के लिए पर्याप्त नीतियां बनाई गईं या कोई कार्रवाई हुई भी या नहीं हुई। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद सरकार ने दावा किया था कि अब कश्मीर में शांति लौट आएगी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में टारगेट किलिंग्स, स्थानीय नेताओं और आम नागरिकों पर हमले लगातार हुए हैं। यह दिखाता है कि सरकार की नीति और जमीनी हकीकत में फर्क तो है भाई। प्रधानमंत्री सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रॉ आईबीआई जैसी एजेंसियों से जुड़े होते हैं। अगर हमले की पूर्व जानकारी नहीं मिली या मिली तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो यह नेतृत्व स्तर पर रणनीतिक असफलता मानी जा सकती है। टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फोर्स जैसे संगठन जो पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-तैयबा के इशारे पर नाच रहे हैं, उन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने में भारत अब तक सफल क्यों नहीं हो पाया है? क्या कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान और उसके आतंकी नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई हुई भी या नहीं? हमले के बाद ना तो प्रधानमंत्री की ओर से स्पष्ट जवाबदेही आई, ना ही कोई बड़ी समीक्षित बयान। शोक जताना और संवेदना व्यक्त करना पर्याप्त नहीं होता। नेतृत्व तब साबित होता है जब जिम्मेदारी ली जाए और सुधार के ठोस कदम उठाए जाएं। प्रधानमंत्री अक्सर आतंकवाद पर सख्त बयान देते हैं, घर में घुसकर मारेंगे, जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर, लेकिन अगर कश्मीर जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में भी पर्यटक मार दिए जाए तो यह दिखाता है कि बयानबाजी और काम में भारी अंतर है। इस हमले ने यह उजागर कर दिया कि कश्मीर की शांति एक भ्रम हो सकती है और सरकार का यह दावा कि सब कुछ सामान्य है एक राजनीतिक नैरेटिव बन चुका है जिसमें हकीकत को छुपाया जा रहा है। प्रधानमंत्री की विफलता इस रूप में सामने आती है कि देश को सुरक्षित रखने का वादा, आंतरिक सुरक्षा की निगरानी और राष्ट्रीय खुफिया ढांचे को चुस्त करने की जिम्मेदारी उन्हीं की है, और जब कोई हमला होता है तो उसकी सबसे बड़ी जवाबदेही भी उन्हीं की होती है। आपने तो निंदा कर दी, शोक जता दिया, लेकिन सोचिए उन माओं का क्या हाल हुआ होगा जिनके बेटे कभी लौट कर नहीं आएंगे। उन पत्नियों का क्या होगा जिनके सुहाग अब आतंक के खेल में छीन लिए गए, और उन बच्चों का क्या होगा जो अब कभी अपने पापा की गोद में सिर रखकर नहीं सो पाएंगे। ये हमला सिर्फ एक फायरिंग नहीं था, ये एक सोच पर हमला था, इंसानियत पर हमला था और हमारे देश के भरोसे पर हमला था। आतंक सिर्फ एक बम या गोली नहीं होता है, यह एक सोच होती है जो इंसानियत को बांटने, डराने और तबाह करने का काम करती है। लेकिन हम भारतवासी न झुकेंगे न डरेंगे। आज जरूरत है एकजुट होने की, जरूरत है सच्चाई को आवाज देने की, और जरूरत है उन मासूम लोगों की याद को जिंदा रखने की जो सिर्फ शांति की तलाश में थे लेकिन बलि के बकरे बना दिए गए। अगर इस वीडियो को देखकर आपकी आंखें नम हुई हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी और की आंखें खोल दे।